कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट 2। कौन सा पेपर है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स का। और यूनिट चल रही है हमारी सेकेंड। ठीक है, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? जो स्टूडेंट्स वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स पेपर चल रहा है हमारा और उसमें हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यून तापों का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, तो हम उसके लिए अलग अलग प्रायोगिक विधियां पढ़ रहे हैं ना। तो जो बच्चे सेकेंड यूनिट या इससे पहले देखना चाहते हैं वो इससे प्रीवियस 2-4 क्लासेस वगैरह देख लें जहां से हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है, हाँ तो देखिए, आपको कल मैंने पूरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा वो समझा दिया था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कल उसमें कुछ भी दिक्कत तो नहीं हुई? हमने आगे की डेरिवेशन नहीं की थी, डेरिवेशन बाकी थी जो कि हम आज करेंगे। उससे पहले हमने ये देखा था कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन का मतलब क्या है, कि गैसों का ताप हमें कम करना है। कब? विचुंबकन करके, कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र वो भी कैसा हमने लगा दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं किसी पदार्थ पर। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उसको अनुचुंबकीय बनाते हैं। ठीक है ना, अनुचुंबकित्व क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके सभी अणु परमाणु सब क्या होते हैं, एक निश्चित रेखा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण पदार्थ हमारा अनुचुंबकित हो जाता है और उसके ताप में क्या होती है, उस टाइम वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हुई थी ताप में, ठीक है ना। अब उस ताप में वृद्धि को हम यहाँ इसकी वजह से जितना भी इसका ताप बढ़ गया है, इस ताप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे लिक्विड हीलियम से भरे हुए एक फ्लास्क में रख देते हैं। एक फ्लास्क जिसमें हमारा लिक्विड हीलियम भरा हुआ होता है। वो लिक्विड हीलियम क्या करता है कि इस ये जो भी हमारा लवण है, जो भी पदार्थ है, इसके ताप को कम करता है। कहाँ तक कम करेगा? जितना उसका खुद का टेम्परेचर होता है, लगभग अपने सामने में उसको लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ ताप कम करने पर जो एक्स्ट्रा ऊष्मा निकलती है, जैसे ही गर्म चीज को ठंडी चीज में रखते हैं तो ऊष्मा निकलती है ना, तभी तो वो ठंडा होता है। उस ऊष्मा को हमने ऊपर एक निर्वात पंप लगा रखा था, उसके माध्यम से हमने बाहर निकाल दिया। खत्म इतना काम। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रक्रम को हमने रुद्धोष्म बना दिया। मतलब ना तो आपको ऊष्मा दी जाएगी बाहर से, ना ही हम आपसे ऊष्मा लेंगे। ठीक है, रुद्धोष्म बना दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमने अचानक से, अच्छा उससे पहले हमने इसको क्या किया, एक और हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन से भरे हुए एक अन्य फ्लास्क D2 में इसको रख दिया। क्यों रखा है हमने इसको? ताकि यहाँ से जो भी हमारे टेम्परेचर में कमी होगी, जो भी हमें ताप मिलेगा एक्स्ट्रा ताप, वो वातावरण के संपर्क में ना आ पाए और हमें उसका एग्जैक्ट मान पता चले कि शीतलन कितना हुआ है। ठीक है ना, तो इसके लिए इसको वातावरण से बिल्कुल कट कर देंगे हम। तो रुद्धोष्म कर दिया हमने और इसको एक फ्लास्क D2 जो कि किससे भरा हुआ है, लिक्विड हाइड्रोजन से। पहले वाला भरा हुआ था लिक्विड हीलियम से, अब हमने लिक्विड हाइड्रोजन से भरे हुए फ्लास्क में डाल दिए। ठीक है, ड्यूअल फ्लास्क होते हैं D1 D2। ठीक है, इन दोनों में डाला। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अचानक से इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं। अचानक आपने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उसको दिया और फिर आपने अचानक से उसको हटा लिया बिल्कुल। तो क्या होता है, सारे के सारे परमाणु मतलब एकदम जैसे इनको समझ में नहीं आता, बिल्कुल जैसे पागल से हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल इधर उधर रैंडमली किसी भी दिशा में गति करने लग जाते हैं। ये क्यों गति करते हैं? विचुंबकित होने के लिए गति करते हैं। ठीक है ना, करेंगे क्योंकि अब ये क्या चाहेंगे भाई, ये उस चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र एक तरह से इन पर एक बल लगा रहा था। हॉल इफेक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें भी हम ये चीज पढ़ते हैं।
तो उसमें क्या होता है, एक बल लगता है और उस बल के कारण ही ये सारे परमाणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो रहे थे। अब जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र हटा तो इन पर से वो बल चला गया। अब किसी को आप बहुत तेज बल लगा रहे हो, अचानक वो बल हटाओगे तो वो बिल्कुल से नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सारे के सारे बिल्कुल यादृच्छिक रूप से अपने हिसाब से किसी भी दिशा में गति करने लग जाते हैं और विचुंबकित होने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। विचुंबकित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। भाई ये इधर उधर दिशा में गति कर रहे हैं, दीवारों से टकराएंगे, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स करेंगे। तो वो जो कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए इनके पास एनर्जी कहाँ से आई। प्रक्रम तो आपने पहले ही रुद्धोष्म कर दिया, ये तो हमने बोला हुआ ही है प्रक्रम रुद्धोष्म, क्योंकि रुद्धोष्म नहीं होगा तब तो ये अपने ताप में कुछ कमी करेंगे ही नहीं। तब तो ये क्या करेंगे, बाहर से हीट ले लेंगे किसी और तरीके से। ठीक है ना, इसीलिए पहली बात तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म किया गया था और उसके बाद हमने विचुंबकन किया कि ताकि अब आपको ना तो कहीं से हीट मिलेगी और अब हमने आपके ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र भी हटा दिया। अब बताओ आप क्या करोगे। तो अब इनके पास कोई और रास्ता तो बचा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रयोग में लिया। आंतरिक ऊर्जा पहले पढ़ा हुआ है हमने, आंतरिक ऊर्जा यू, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ लिया। तो अपनी उस आंतरिक ऊर्जा को ये प्रयोग में लेते हैं और उसके द्वारा ये किया गया कार्य करते हैं। तो पूरी ऊर्जा यूज में ले लेने के कारण इनका जो रिजल्टेंट ताप होता है वो ताप कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ताप में बहुत कमी आ जाती है और इसके द्वारा ही गैसों का क्या हो जाता है, शीतलन हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा ताप में बहुत अच्छी खासी कमी होती है। इसके द्वारा जो गैसों का शीतलन होता है वो लगभग 0.25 केल्विन तक हो जाता है। जबकि इससे पहले जो हमने जूल थॉमसन पढ़ा था, जो एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट था, उससे भी कितना शीतलन कर पाए थे हम, 0.83 केल्विन तक ही शीतलन कर पाए थे। इसके द्वारा तो हमें उससे भी कम ताप मिल गया। ठीक है ना, तो उससे भी ज्यादा न्यून ताप का हमने उत्पादन किया। इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई होप समझ में आ गई होगी। जिनको कल नहीं समझ में आया उनको भी मैंने इसलिए फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप लोग कल का भूल भी गए हो तो आपको फिर थोड़ा रिमाइंड हो जाए। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, ये डायग्राम बना लिया था और इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी हमने लिख ली थी। आज हमें क्या करना है, इसका गणितीय विश्लेषण करना है कि भाई ताप में कमी तो हुई लेकिन कितनी कमी हुई, आप कौन से सूत्र से देखोगे कि इसमें कितनी कमी हुई। ठीक है ना, तो उन चीजों के लिए हम आज आगे करेंगे इसका गणितीय विश्लेषण। तो आप लोग पहले पूरा समझते जाओ और फिर बीच में जैसे जब टाइम मिले तब उसको नोट करना। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक का काम तो हमने क्या किया है। ठीक है ना, अब देखो, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। हम क्या कर रहे हैं, इसका गणितीय विश्लेषण। कल जहाँ लास्ट आपने डायग्राम बनाया और थ्योरी लिखी, उसके आगे से शुरू करना है। ठीक है, आगे कोई ये नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है, उसी में आगे शुरू करना है अब इसका डेरिवेशन। तो लिखना इसमें, पहले आप लोग देखो बाद में लिख लेना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। प्रथम नियम कौन सा था हमारा, dq बराबर, ठीक है ना, ऊष्मा में कितना परिवर्तन होता है। तो dq बराबर हमें क्या मिला, du प्लस dw, समीकरण नंबर 1। ठीक है, वैसे ये गलत होता है, इस तरीके से नहीं, ये एक्चुअल में तो ये होता है डेल q बराबर du प्लस डेल्टा w। ठीक है ना, होता है एक्चुअली में ये है, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैम वहां आपने डेल लिखा था, क्यों, सही वही वाला है, ये भी सही है, इस रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो शुद्ध होता है वो होता वही वाला है। ये हमारे पास आ गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। कितनी आ गई हमारे पास, ऊष्मा की मात्रा ये आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनुचुंबकीय लवण जो हमने लिया था, कौन सा लिया था, GdSO4, गैडोलीनियम सल्फेट, GdSO4 लवण लिया था और उस पर हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी लगाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी लगाने पर हमें चुंबकन तीव्रता वहां पे प्रेरित होगी। तो लिखते हैं हम, चूंकि अनुचुंबकीय लवण
ब्रैकेट में लिखना GdSO4 पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर चुंबकन तीव्रता, आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा ना। अब इतना ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कि अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकन तीव्रता क्या होता है। ये आप सबने 12th में पढ़ रखा है, थोड़ा वहां से रिमाइंड करना, अच्छे से आप सब समझते ही होंगे। तो चुंबकन तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं चुंबकन तीव्रता को, ध्यान है किसी को? आई। चुंबकन तीव्रता आई क्या हो जाएगी, इसमें प्रेरित हो जाएगी। अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया तो इसमें चुंबकन तीव्रता कितनी, आई प्रेरित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लवण पर किया गया कार्य कितना देखेंगे, लवण पर किया गया कार्य, इसको हम क्या लिखें, dW डैश से लिखें। कोई कार्य dW होता है, यहाँ लवण पर जो सिर्फ कार्य किया गया था उसको अनुचुंबकित करने के लिए, तो dW डैश का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, बराबर B इंटू में DI। लवण पर किया गया कार्य कितना हो गया, dW डैश बराबर B इंटू DI, ठीक है। कैसे आ गया ये कार्य, वैसे तो आप लोगों को इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई जानना चाहे तो उसके लिए मैं बता दूं कि देखो हमने पढ़ा था कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है कार्य, मतलब F इंटू dx, ठीक है। कार्य कितना हो गया, बल इंटू विस्थापन के बराबर, ठीक है ना। अब हम माने इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, F बटे m और m dx। यहाँ पे m क्या होती है, ध्रुव सामर्थ्य होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं उनकी सामर्थ्य F बटे m और m dx। तो ये F बटे m हमारा क्या बन जाता है, B, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B, और इंटू में हमारे पास m ds हो गया, ठीक है। तो ये तो किसके अनुदिश लग रहा है, x अक्ष के अनुदिश, ठीक है, सिर्फ विस्थापन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये बात प्रति एकांक आयतन करें कि प्रति एकांक आयतन कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, B इंटू में m dx बटे में B क्या है यहाँ पे, आयतन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रति एकांक आयतन की। तो यहाँ से ये m dx बटे B, ये मान क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला ध्रुव सामर्थ्य, ये किसके बराबर होता है, चुंबकन तीव्रता I। तो यहाँ से हमारे पास मान आता है B इंटू DI, इसका मान dW डैश का मान। तो ये हो सकता है कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कुछ को आ भी गया होगा, इसलिए मैंने कहा आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत वैसे तो नहीं है, इतना नहीं पूछेंगे, आप डायरेक्टली ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगे कि लास्ट टाइम पे हमें कैसे ध्यान रहेगा, मैम ने कैसे लिख दिया, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अब यहाँ आपको ये होता है ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है ना, चाहे B आपका चुंबकीय क्षेत्र है या I आपका चुंबकन तीव्रता, अब ये सब आपको पता होना चाहिए, इतना डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर तो इसी में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, पहले मैं ये सब आपको बताऊं क्या क्या है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, जो स्टूडेंट नोट करना चाहे वो कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी पार्ट नहीं है, लेकिन जो देखना चाहें कि dW डैश बराबर B इंटू DI कहाँ से आया है, तो वो हमारे पास वहाँ से आया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कार्य तो क्या है, हमारे पास लवण पर किया गया कार्य है, जब हमने लवण को अनुचुंबकित बनाने के लिए कार्य किया गया, ठीक है। अब दूसरा क्या था, लवण ने खुद ने भी तो कार्य किया, लवण ने भी विचुंबकित होने के लिए कार्य किया बाद में, ठीक है ना। तो वो लवण द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, लवण द्वारा किया गया कार्य dW बराबर, तो हमें पता है कि लवण द्वारा जब किसी सिस्टम के द्वारा खुद अपने सराउंडिंग
सराउंडिंग पर कार्य किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो माइनस डी डब्ल्यू डैश के बराबर होगा, मतलब कि माइनस पी इंटू डी आई के बराबर, लवण द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इतना। मैंने इसलिए कहा यहाँ कुछ चीजें थोड़ी टफ हैं जो आपको अचानक हो सकता है समझ में ना आए, इसीलिए जब मैं लिखूं तो पहले आप लोग पहले पूरा समझा करो क्या कैसे लिखा है मैम ने, और उसके बाद में आप लोग नोट किया करो। ठीक है ना, पहले समझ लिया करो। ये हमने लवण पर किया गया कार्य बीडीआई है और लवण द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, इसी के बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत होगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस बीडीआई के बराबर। नोट कर लीजिए। लिख लिया। अब देखो इस लवण द्वारा कुल कार्य कितना किया गया, तो कुल कार्य बराबर, कुछ तो यांत्रिक कार्य किया होगा। यांत्रिक कार्य में मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो सिस्टम में किए जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं होता भी, चाहे उसको कुछ प्रसार में काम करना पड़ा हो चाहे किसी वे में, तो उन सबको हम इंक्लूड करके लिखते हैं उसका यांत्रिक कार्य। ठीक है, तो कुछ तो इसका यांत्रिक कार्य होगा, और प्लस कितना, विचुंबकित होने के लिए इसने कार्य किया ही। ठीक है ना, तो चुंबकन क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, प्लस चुंबकन क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, लवण द्वारा जो कुल कार्य किया गया है वो। ठीक है, अब यांत्रिक कार्य कितना होता है, पीडीवी, जो नॉर्मली वर्क डन होता है किसी के भी द्वारा, डीडब्ल्यू का मान कितना, पीडीवी, और चुंबकन क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य किया गया है लवण द्वारा, माइनस बीडीए। ये हो गया हमारा कुल कार्य। अब क्योंकि क्या है, डीवी की बात है, अब अनुचुंबकीय लवण जो हमने पढ़ा, कहीं पे भी मैंने ये बताया कि हमने उसके आयतन में कुछ परिवर्तन किया, नहीं किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान वो एक कांच की बोतल में रखा हुआ था हमारा लवण, और उसी में रखा रहा, हमने लवण के आयतन में कुछ परिवर्तन नहीं किया। तो चूंकि अनुचुंबकीय लवण का आयतन कैसा होगा, नियत, नियत ही था, हमने देखा कोई चेंज नहीं किया, मतलब कि dv बराबर कैसा होगा, 0, दैट इज dv बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास किया गया कार्य dw बराबर कितना हो गया, माइनस बी डी आई के बराबर, dw बराबर माइनस बी डी आई। ये आपके पास आया कि कुल लवण द्वारा जो कार्य किया गया है वो। ठीक है, तो अब हमने समीकरण 1 जो पढ़ी थी, समीकरण 1 से कौन सी देखी थी हमने, समीकरण 1 आप लोगों ने देखो पीछे क्या लिख रखा है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये उष्मागतिकी का समीकरण 1 उसी को दिया हमने, उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है। ठीक है ना, तो वहां से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर। अब यदि डी डब्ल्यू का मान हम ये रख दें तो हमारे पास डी क्यू बराबर क्या बच जाएगा, डी यू माइनस बी डी आई। क्लियर, हमने क्या किया, समीकरण 1 से
समीकरण एक ये वाली थी, आप लोगों ने लिख रखी है पीछे, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मान हमने ये रख दिया, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, डी यू माइनस बी डी आई तथा ऊष्मागतिकी से डी क्यू बराबर हम क्या देखते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है। तो यदि यहाँ पे हम डी यू तो ठीक है, प्लस डी डब्ल्यू का मान क्या रखें, पी डी वी किया गया यांत्रिक कार्य जो है, तो डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी अगर हम इसका मान रख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों में डी क्यू का मान समीकरण 2 से टी डी एस के बराबर होता है, डी क्यू बराबर टी डी एस। तो यहाँ अगर हम डी क्यू को टी डी एस रख देते हैं दोनों ही इक्वेशन में, कहाँ से रखा, किसी को ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिला दूं फिर से। एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर क्या आया था, dq बटे t। तो यहाँ से हम dq बराबर क्या लिख सकते हैं, tds। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसको नाम दे दो समीकरण 3। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी हमने कुछ खास नहीं किया है, हमने बस लवण वाला कुल कार्य देखा, कुछ तो यांत्रिक कार्य होगा, प्लस कुछ उसने विचुंबकित होने के लिए जो कार्य किया था वो कार्य। यांत्रिक कार्य का मान पीडीवी, विचुंबकित होने के लिए कार्य क्या किया उसने, बीडीआई के बराबर। माइनस का बीडीआई कैसे आया वो पहले आपको क्लियर हो ही चुका है, ठीक है। अब अनुचुंबकीय लवण का आयतन, क्योंकि क्या है लवण के आयतन में तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, वो एज इट इज था तो वो नियत था, इसलिए आयतन में परिवर्तन डी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बीडीआई के बराबर, ठीक है, ये मान आ गया। अब समीकरण 1 हमने क्या देखी थी, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वहाँ हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करें कि डी क्यू के मान को हम टीडीएस लिख सकते हैं इस समीकरण से। तो डी क्यू बराबर टीडीएस लिखा, बराबर डी यू एज इट इज आ गया, और डी डब्ल्यू का मान हमने ये जो निकाला है ये मान रख दिया, माइनस का बीडीआई। तो समीकरण नंबर हमें 2 मिल गई, ठीक है। और दूसरा, ऊष्मागतिकी के नियम से डी क्यू को हमने इस रूप में तो इक्वेशन बहुत बार यूज में ली हुई है ना, ऊष्मागतिकी विभव पढ़े थे वहां भी हमने यही वाले मान लिए थे, क्या कि डी क्यू को तो टीडीएस लिख दिया, डी यू एज इट इज, और डी डब्ल्यू का मान पीडीवी। तो हमें ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम इन समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दें तो हमें क्या मान मिलेगा, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग। लिख लिया, तो देखो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर अब इनकी तुलना आप करो। देखो सब बच्चे देखना इधर, हमारे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर आ रहे हैं जो हमने पहले भी बता रखे हैं, एस है, टी है, यू है, सॉरी एस टी पी और वी, 4 पैरामीटर आ रहे हैं हमारे पास, एस टी यू और पी और वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या इन दोनों समीकरणों में देखें तो हम क्या देख सकते हैं, टी को इसमें भी टी लिखा गया है, इसमें भी टी लिखा गया है, एस को एस लिखा गया है, इसमें भी एस लिखा गया है, पी को यहाँ पे किससे चेंज कर दिया, माइनस बी से, पी की जगह यहाँ पे हम क्या ले आए, चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है ना। और वी आयतन की जगह हम क्या ले आए, चुंबकन तीव्रता आई, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना करने पर हम क्या देख सकते हैं, देखो आप ऐसे लिख लेना, एस को एस से प्रदर्शित किया है, टी को हमने टी से ही प्रदर्शित किया है, इनमें कोई चेंज नहीं दिख रहा। कंपेयर कैसे, बराबर में हमें देखना है, ये भी टीडीएस के बराबर, ये भी टीडीएस के बराबर,
तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो वहां से कंपेयर करना, तो डी यू ये तो सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पी को हमने किससे चेंज कर दिया है, माइनस बी से। माइनस भी है साथ में क्योंकि यहाँ तो प्लस है, तो हमने माइनस भी लिया है, ठीक है ना। और v का आयतन को हमने किससे चेंज कर दिया है, I से, चुंबकन तीव्रता I से। अतः हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल समीकरण में ये दोनों तो सेम है, इनमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। हमें चेंज करना किसको है, P को लिख लो आप, दाब, दाब P को माइनस बी से तथा आयतन V को I से प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं समझ में आ गया। इस तरीके से कंपेयर करके देखना कि हमने किसकी जगह क्या मान लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मैक्सवेल की तीसरी समीकरण यूज में लें, पहले भी हमने बताया था कि इस यूनिट में हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे प्रयोग क्या है, एक तरीके से मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग भी हैं। तो अनुप्रयोग आपको समझ में आ रहा है। जूल थॉमसन में भी हमने यूज ली थी मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन, यहाँ भी हम मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन, तो ये एक तरह से उनके अनुप्रयोग है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल की समीकरण 3 से मैक्सवेल की समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण 3 क्या थी मैक्सवेल की, ये था समीकरण। आप लोग के पास पीछे लिखा होगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। समीकरण नंबर 3 हमारे पास यही वाला मान था, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो हमने कहा है कि हम p को माइनस बी और b को i से हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास समीकरण का मान क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा t बटे डेल्टा p एस एज इट इज है। b का मान हम लिख लें i बटे डेल्टा एस एज इट इज। p का मान क्या है, माइनस बी, यहाँ भी p का मान माइनस बी, ठीक है। ये मान आ जाएगा हमारे पास, p का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा एस बटे डेल्टा p का मान हमने चेंज कर दिया। या यहाँ पे एक मिनट, इससे पहले आप एक स्टेप और, ताकि आपको बाद में एक साथ चेंज करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले देखो, क्योंकि ds बराबर क्या होता है, dq बटे t, ठीक है। ds बराबर dq बटे t, तो ds का मान हम इस समीकरण में डालते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ तो डेल्टा t बटे डेल्टा p एज इट इज s, ठीक है, बराबर में डेल्टा v बटे ds का मान रखेंगे, तो डेल्टा q और इंटू में t ऊपर आ गया हमारे पास, p पर आ गया। कैसे है समझ में आ गया, यहाँ चाहे लिख लेना ds का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है। यहाँ ds का मान हमने यहाँ से रखा डेल्टा q बटे t ऊपर आ गया और ये मान एज इट इज p पे हो गया, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए।
को रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखो ये हमें रिप्लेस करना है, पी को माइनस पी और बी को आई से, ठीक है ना। यहीं पे लिख लो प्रतिस्थापन किसका, पी का माइनस पी और बी को आई करने पर आपके पास समीकरण का मान कितना आ जाएगा। इस समीकरण में यह है हमारे पास, इसमें हमें विस्थापन करना है। तो देखो डेल्टा टी एज इट इज, डेल्टा पी की जगह हमें लिखना है बी, माइनस है इसके साथ में, तो माइनस हम चाहे यहाँ लगा सकते हैं चाहे बराबर में यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम इस दूसरे वाले को माइनस करते हैं, ठीक है ना। माइनस भी आप यहाँ लिख लो या दूसरे वाले को माइनस का भी कर लो, उससे कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। तो हमने माइनस लगा लिया यहाँ पे, एस पर था एस, ये हो गया। यहाँ हम देखें तो टी एज इट इज, बी को किससे, आई को, आई से रिप्लेस कर दिया हमने, और बटे में डेल्टा क्यू एज इट इज, किस पर, पी पर, पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। हमने बस क्या किया है, माइनस आपको लग रहा होगा, अब देखो जैसे मैं माइनस यहाँ लगाते हैं, ठीक है, हम माइनस अगर यहाँ लगा देते कि भाई पी को तो हमने माइनस पी से रिप्लेस किया है, तो भी यही मान है, ये दोनों बराबर है। या इसे मैं माइनस हटा के यहाँ लिख दूँ तो भी उससे कोई चेंज हो रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस टी डेल्टा आई बटे डेल्टा क्यू बी पर। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम क्या करें, डेल्टा टी से अब हमें इस समीकरण को बस आगे कुछ ना कुछ इजी वे में बनाते जाना है। तो हम डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या लिख लो चाहे डेल्टा टी से भाग गुणा करने पर। ये मैं आपको बिल्कुल इजी टू इजी स्टेप्स में बता रही हूँ, मतलब एक एक भाग और गुणा ये भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि एग्जाम टाइम पे पढ़ो तो आपको एक स्टेप में भी कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए, ठीक है ना। तो माइनस टी डेल्टा आई बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू कांस्टेंट बी पर लिख सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। या इस समीकरण को ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस टी डेल्टा आई बटे डेल्टा टी है कांस्टेंट बी पर, इसको हमने अलग कर लिया और इसके बटे में, ठीक है ना, इसके डिवाइड में है ये भाग, डिवाइड का साइन है, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इसके डिवाइड में क्या लिख दें हम, इसको उल्टा करके लिख देंगे, डिवाइड में होगा तो ये, तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी बी पर लिख सकते हैं हम इस तरीके से। यहाँ देखो उल्टा करके हमने क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड में है ये, इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू बन जाएगा ना, समझ गए ना। डिवाइड में कोई चीज होती है ऊपर लेके जाओगे तो उल्टी हो जाएगी वो, तो ऊपर जाके डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू ही बन जाएगा। तो इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3, नोट कर लीजिए। लिखिए इतना, बड़ी है नहीं डेरिवेशन थोड़ी, कल इसलिए लास्ट में नहीं करवाया था क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता फिर वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी डेरिवेशन ही है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, एग्जाम में आती है, आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा।
हालांकि आप बाद में पूरा, अभी क्योंकि मैं एक एक स्टेप करा रही हूँ इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, बाद में कोई इतना बड़ा भी नहीं है, ये शॉर्ट एंड सिंपल सा ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी क्या होता है, ताप के सापेक्ष ऊष्मा में इसका परिवर्तन ऊष्माधारिता के बराबर होता है, सीपी या सीवी। किसके बराबर होता है, सीपी। जैसे हम डेल यू बटे डेल टी लिखते थे जब पी नियत हो, या इसको हम डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं। मतलब कि ये मान हमें क्या शो कर रहा है, सीपी के बराबर, ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं नियत दाब पर ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ऊष्माधारिता सीपी बराबर कितना होता है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, जब पी कांस्टेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मान सेम है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे किस पे नियत पर है, बी नियत पर है, चुंबकीय क्षेत्र के नियत पर है। तो यहाँ से हमें ये मान क्या हो जाएगा, सी बी। समझ में आ गया। सीपी का मान ये कब था, जब पी नियत था, तो इसका मान सीपी था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान या ऊष्माधारिता का मान। तो जब बी नियत होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, सीबी के बराबर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो ये मान हमारा अभी आगे काम में आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे क्या मानते हैं, एकांक द्रव्यमान के लिए हमारी ये विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है ना। यदि एकांक द्रव्यमान के लिए, तो यदि हम इसको मान रहे हैं कि एक द्रव्यमान 1 ग्राम हो या 1 मोल हो, जो भी हो, एकांक द्रव्यमान के लिए हमें ये ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का मान ये मिला है, ठीक है। यदि एकांक द्रव्यमान के लिए विशिष्ट ऊष्मा सीबी है, तो यदि हम एकांक आयतन के लिए पता करना चाहें, ठीक है, एकांक आयतन के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, एकांक आयतन के लिए देखो, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी डी पर। इसका मान हमने सीबी, एकांक द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का मान 1 हो तो 1 इंटू सीबी के बराबर है ये, ठीक है ना। हमने क्या कहा, यदि एकांक द्रव्यमान के लिए विशिष्ट ऊष्मा है सीबी, एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा है ये, सॉरी जो भी ऊष्माधारिता है ये, ठीक है ना। एकांक द्रव्यमान से मतलब चाहे 1 ग्राम हो, 1 मोल हो, जो भी हो। तो हमारे पास हम बोले कि एकांक आयतन के लिए क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम इसमें एक वॉल्यूम आयतन का भी अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं एकांक आयतन के लिए, तो क्या मान हो जाएगा। तो देखो ये एक तरह से क्या है, हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, ये मान हमारे पास क्या बन रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये चीज ब्रैकेट में है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व के बराबर होता है, डेंसिटी होती है। जानते हो या नहीं आप लोग, घनत्व का सूत्र क्या होता है, प्रति एकांक आयतन के अंतर्गत जितना द्रव्यमान आता है उसी को तो हम घनत्व बोलते हैं किसी पदार्थ का, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या बोला है कि एकांक द्रव्यमान के लिए विशिष्ट ऊष्मा है सीबी, मतलब ये जो मान आया है हमारे पास सीबी का, वो किसके लिए था, एकांक द्रव्यमान, 1 ग्राम पदार्थ हो, 1 मोल पदार्थ हो, उसके लिए। तो एकांक आयतन के लिए क्या होगा कि यदि हम उसमें एक बी वॉल्यूम का भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये क्या बच गया, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी डी। तो इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सी बी, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी का क्या मान हो जाएगा हमारे पास, डी सी बी। यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी, घनत्व,
क्लियर है सबको? जिनको समझ में नहीं आया मैं एक बार मैं फिर बता दूं। अभी हमने इससे पहले जो लास्ट इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, तो वहां हमने ये मान लिया था डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी बी पर। तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी नियत दाब पर हो तो वो सी बी का मान होता है, या नियत आयतन पर हो तो सी बी का मान होता है। यहाँ पे किस पे, नियत बी पर है, तो वो मान सी बी के बराबर हम लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब ये मान तो किसके लिए होता है, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता हम किसके लिए निकालते हैं, एकांक आयतन के लिए। तो ये मान हमने एकांक द्रव्यमान के लिए निकालते हैं। तो एकांक द्रव्यमान के लिए विशिष्ट ऊष्मा हमने ली है Cb, ठीक है ना। तो एकांक आयतन के लिए मान क्या हो जाएगा, इस डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी का मान क्या होगा एकांक आयतन के लिए। तो आप इसमें एकांक आयतन का डिवाइड करके देख लो क्या मान होगा, ठीक है ना। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास देखो ऊपर तो था द्रव्यमान और नीचे है आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व डेंसिटी के बराबर। इसलिए हमने Cb का मान dCb, जहाँ d क्या है, डेंसिटी। समझ आ गया? इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम ये मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 जो पीछे आप लोगों ने लिख रखी होगी वहां हम मान रखते हैं। देखो युक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो हमारी समीकरण 3 क्या थी, डेल्टा टी बटे डेल्टा बी। आप लोगों के पास तो लिखी हुई है, आप चाहे मत लिखना, फिर से मैं लिख रही हूँ, डेल्टा टी बटे डेल्टा बी माइनस टी डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, बी कांस्टेंट पे, और बटे में किसके बराबर था, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी इन बी पर। इसी के बराबर थी समीकरण 3 हमारे पास, ठीक है, आपके पास पीछे लिखी भी होगी। अब हमें क्या करना है, ये मान समीकरण 3 में रख देना है। ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी का मान क्या आया, dCb के बराबर। तो यहाँ हमें क्या बच जाएगा, माइनस टी बटे dCb इंटू में डेल्टा आई बटे डेल्टा टी एट कांस्टेंट बी पर। किसका मान आ गया, ये डेल्टा टी बटे डेल्टा बी का मान, ठीक है। इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर माइनस टी बटे में dCb के बराबर ये मान आ गया हमारे पास। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आप लोगों ने कभी क्यूरी का नियम पढ़ रखा है? कल भी मैंने आपको बताया था, थ्योरी में भी लिखाया था कि क्यूरी ने एक नियम दिया था, चुंबकीय प्रवृत्ति